three, four. एक्टिविटी 5.4 है टेस्ट फॉर दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम लाइम वाटर लेंगे और उसमें एयर ब्लो करेंगे। तो लाइम वाटर में जब हम एयर एक्सहेल कर रहे हैं, देखो बबल्स बन रहे हैं और ये मिल्की टर्न हो गया। पहले ट्रांसपेरेंट था लेकिन अब ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स जैसे दिख रहे हैं, मीन्स ये मिल्की हो गया है। तो ये क्यों हुआ? एक्चुअली जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पास करी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ मिलके बना रही है कैल्शियम कार्बोनेट। यही कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है या फिर मिल्की अपीयरेंस देता है, जिससे लाइम वाटर मिल्की होता है। एक्टिविटी 5.5 में हम टेस्ट ट्यूब के अंदर शुगर सोल्यूशन लेंगे, उसमें ईस्ट ऐड करेंगे और उसको बंद कर देंगे। देन वी विल टेक टेस्ट ट्यूब बी, उसमें लाइम वाटर लेंगे और उसको भी बंद कर देंगे और उसमें लगाएंगे एक बेंट ग्लास ट्यूब ऐसे, जिससे कि शुगर सोल्यूशन और लाइम वाटर दूसरे की कांटेक्ट में हो। अब थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्वेशन ये मिलेगी कि जो लाइम वाटर है वो धीरे धीरे मिल्की अपीयरेंस दे रहा है, मीन्स वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है। 5.4 में कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, यहाँ पर भी वही है। एक्चुअली हुआ क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहाँ से आई? ईस्ट की फर्मेंटेशन हुई और जो प्रोडक्ट्स बने वो थे इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ द रीज़न कि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई। तो एक्टिविटी 5.4 और 5.5 के बाद अब हम आते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पर। तो रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन से पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या था? इनटेक ऑफ फूड, राइट, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड बाय आवर बॉडी। इनटेक ऑफ फूड मतलब खाना जो हम खाते हैं उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये खाना हमें क्या देता है? फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। इस एनर्जी को लेना ही होता है रेस्पिरेशन। अच्छा, हमारा जो फूड है वो कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज में। देखिए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था C6H12O6। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन में क्या करना है? ऑक्सीजन ऐड करनी है, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीदिंग का ही पार्ट होता है। एक ब्रीदिंग में क्या होती है? एक्सहेलेशन, इनहेलेशन होती है। बस जो हमने ऑक्सीजन ली, अब ऑक्सीजन यहाँ यूज़ होती है, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करता है या फिर ऑक्सीजन ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करती है, तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो यही मैंने बोला था, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ये भी क्या होती है? रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, जिससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमें मेन क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब इसकी एक एक्यूरेट डेफिनेशन पे चलते हैं। तो रेस्पिरेशन ये है, रेस्पिरेशन द प्रोसेस बाय विच सेल्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन शुगर और ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। यही बात मैंने बोली। अब इतना तुम्हें पता है ना कि जो ग्लूकोज है स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके वो जाता है हर बॉडी के सेल में। अब ऑक्सीजन भी लंग्स के थ्रू एल्वियोलाई से पास होके हर बॉडी के सेल में जाती है। वो वहाँ पर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है और हमें क्या मिलता है? रिलीज एनर्जी, और कुछ एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो कि होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रेस्पिरेशन भी 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब मैम ये क्या है? ये आई थिंक आपको सुना सुना लग रहा होगा। एरोबिक क्या होता है? एरोबिक में हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसमें ऑक्सीडेशन वर्ड यूज़ होगा क्योंकि ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है। जबकि एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। देखिए यहाँ पर, अच्छा, ग्लूकोज भी कैसे टूटता है, उसकी टूटने वाली प्रोसेस भी एक तरीके की है। ग्लूकोज टूटता है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपका ग्लूकोज है ये डिवाइड करता है या टूटता है पाइरोवेट में पहले, ठीक है। क्या होता है? ग्लूकोज से पाइरोवेट बनता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है?
ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। पायरुवेट के बाद हमें ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन कौन सी हो रही है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन है तो वो होगी एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन नहीं है मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी सेल्स के अंदर। ठीक है, तो इसका यहाँ पर बहुत प्यारा सा चार्ट बना है ये, विच इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखिए, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है मीन्स C6H12O6, वो साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में टूट जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट क्या है? C3H3O3 नेगेटिव। अब पायरुवेट के बाद डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि पायरुवेट ही कन्वर्ट होगा। अब ये जो पायरुवेट है, अगर हम ईस्ट की बात करें, सबसे पहले ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, पायरुवेट ऐसे ही कन्वर्ट हो जाता है। और कब कन्वर्ट होता है? ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और ये कन्वर्ट होके बना देता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ATP पता है ना, ATP अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको बस याद रखो कि ईस्ट में जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP मॉलिक्यूल्स में। कितने ATP मॉलिक्यूल्स? 2 ATP मॉलिक्यूल्स। देखो, मैंने पायरुवेट को कन्वर्ट बोला, डिवाइड नहीं बोला, कन्वर्ट बोला, मतलब पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ पर देखो इथेनॉल में 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसलिए साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, तो 3 कार्बन यहाँ पर हो गए ना। ओके, अब दूसरा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बिकॉज ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, अच्छा इतना याद रखो कि वहाँ पर पायरुवेट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, वाटर और 38 ATP। हम ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में यही प्रोसेस लिखते हैं ना। अभी भी मैंने जो रिएक्शन लिखा था उसमें मैंने यही लिखा था, C6H12O6 से हमें मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एक्चुअली वो क्या होता है? वो पायरुवेट होता है। पायरुवेट कन्वर्ट होके बना देता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, वाटर और 38 ATP निकलते हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा एनारोबिक में ज़्यादा एनर्जी निकलती है या माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी निकलती है? तो एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी निकलती है, 38 ATP बनते हैं। उसके बाद है जब पायरुवेट हमारी मसल सेल्स में कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। अब ये क्या है मैम? अच्छा, जब हम बहुत फास्ट रन करते हैं, तो बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, जब खड़े हो जाते हैं, फास्ट ब्रीदिंग इसलिए करते हैं कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जब हम दौड़ रहे होते हैं तब उतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि मसल सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल जाती। मतलब ये भी एक एनारोबिक प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पर जो आपका पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड विच इज़ 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एनर्जी में। अब जो आपकी टांगों में दर्द हो जाता है इतना दौड़ के, जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, क्रैम्प्स का रीज़न ही आपका लैक्टिक एसिड है। तो मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है या पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से जो मेन याद रखना है वो ये है कि कहाँ अक्कर होती है। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज से पायरुवेट साइटोप्लाज्म में बना, एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एनारोबिक ईस्ट में होती है, वो भी फर्मेंटेशन के ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कब निकलती है? एरोबिक में निकलती है। कितनी? 38 ATP। और जो आपके क्रैम्प्स होते हैं वो कौन से एसिड की वजह से होते हैं? लैक्टिक एसिड। देखो, एनर्जी तो हर बार निकलेगी, थोड़ी कम या बहुत ज़्यादा, बस वही डिपेंड करता है, एनर्जी निकलती ही निकलती है जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है आपका पायरुवेट में, और पायरुवेट कन्वर्ट होता है डिफरेंट एलिमेंट्स में। ठीक है, तो ये था आपका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। इसको भी मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, देखिए।
The first step is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule called pyruvate. यही मैंने पढ़ाया, 6 कार्बन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा जिसको पायरुवेट बोलते हैं, और ये कहाँ होती है? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म के बाद अगर पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और कहाँ होता है? ईस्ट में होता है. Since this process takes place in the absence of air or oxygen, it is called anaerobic respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. देखो यहाँ पर ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. This process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. देखो यहाँ पर 3 कार्बन पायरुवेट किस में कन्वर्ट हुआ था? 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में, और वाटर निकला था. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस. और मसल सेल्स में क्या होता है? क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, मीन्स वहाँ पर जो पायरुवेट है. द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन. Here the pyruvate is converted into lactic acid. लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है. The build-up of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. क्योंकि लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है. बिल्डअप की बात, बिल्डअप मतलब इकट्ठा हो रहा है, बनता जा रहा है, तो उससे क्या होते हैं? क्रैम्प्स आते हैं. अब मैम ये जो एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ भी एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी, क्या ये ऐसे ही रहती है? तो नहीं, इसमें भी एक चीज़ होती है. देखो यहाँ पर लिखा है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP विच इज़ यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल. मतलब ये जो एनर्जी निकली, देखो मैंने आपको डायरेक्टली उसमें ATP लिखा है क्योंकि एनर्जी स्टोर ही ATP की फॉर्म में होती है. और ये जो ATP है, जब ATP स्टोर हो गई, अब हमें स्टोर होती है और एक एज अ फ्यूल काम करती है. मतलब जितनी भी सेल की अदर एक्टिविटीज़ हैं ये उसमें हेल्प करेगी. अदर एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शंस आते हैं सेल के. ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को करने के लिए भी सेल में ATP बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब जब भी ATP टूटती है, ठीक है, क्योंकि स्टोर हुआ एनर्जी ATP की फॉर्म में, अब हमें चाहिए एनर्जी, तो ATP से वापस टूटेगी. तो ATP से जब टूटती है तो हमें कितनी एनर्जी देती है? देखो यहाँ पर मेंशन है, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज्ड. कितनी एनर्जी? 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है जब ATP टूटता है. ATP में क्या टूटता है? इसमें टर्मिनल फॉस्फेट टूटता है. अब मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ. ये देखिए, ये है ATP. ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और एक है ADP विच इज़ एडिनोसिन डाईफॉस्फेट. डाई ट्राई से समझ आ रहा है कि इसमें 3 फॉस्फेट हैं और इसमें 2 फॉस्फेट हैं. तो प्रोसेस कहाँ चली है? माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिएक्शन हो रहा है विच इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी निकलते हैं. अब माइटोकॉन्ड्रिया में ही ADP भी होता है और एक फॉस्फेट भी होता है. ठीक है, अब मैम ये मत पूछना कि कहाँ से होता है, ये हाई क्लासेस की बात है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में ADP भी होता है, फॉस्फेट भी होता है. अभी के लिए ये याद रखो. अब जो एनर्जी यहाँ से निकली, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से जो एनर्जी निकली, वो यूज़ हो गई यहाँ पर. यहाँ पर क्या किया इसने? एक फॉस्फेट और जोड़ दिया ADP के साथ, क्योंकि 2 थे, अब एक और जुड़ गया फॉस्फेट, तो ये क्या बन गया? ATP. अब हमारी एनर्जी स्टोर हो गई. अब जब बॉडी को एनर्जी चाहिए तो ATP विच इज़ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये वापस से ब्रेक हो जाता है इनटू, जिससे बना ADP और एक टर्मिनल फॉस्फेट बाहर निकल जाता है. ये ही टूटने में, एक फॉस्फेट को निकलने में जो एनर्जी रिलीज हुई वही हम यूज़ करते हैं.
तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी थी, देखिए एनर्जी रिलीज इज इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, एटीपी कैन बी यूज इन द सेल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सिस एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि डिफरेंट पाथवेज थे तो उस पर डिपेंड कर रही थी कि एरोबिक होगी एनारोबिक होगी। ठीक है, लेकिन जो वाटर एनिमल्स होते हैं, अगर हम वाटर एनिमल्स की बात करें तो वाटर एनिमल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, अगर आप फिश को देखो तो फिश कितना फास्ट ब्रीथ करती है, राइट? क्यों करती है? क्योंकि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेना बहुत मुश्किल, ऑक्सीजन बहुत रेयरली डिज़ोल्व होती है वाटर में। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, जो कि ऑक्सीजन को लेता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ऑक्सीजन हमारे हर सेल में जाती है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ब्लड में या प्लाज्मा में ऑक्सीजन कभी भी सॉल्युबल नहीं होती, बहुत रेयरली सॉल्युबल होती है। तो जो एक्वेटिक जो वाटर प्लांट्स एनिमल्स हैं जो कि वाटर में ही रहते हैं, तो वो कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, और क्योंकि ऑक्सीजन डिज़ोल्व नहीं होती है प्रॉपर्ली तो वो बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं। आपने फिश की ब्रीथ देखी होगी, एक्टिविटी 5.6 से समझ आ जाएगा फिश कितना अच्छे से ब्रीथ करती है, कितना फास्ट ब्रीथ करती है। उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग और हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, इसमें बहुत डिफरेंस है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हम आराम से ले सकते हैं, लेकिन डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को लेना बहुत मुश्किल है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, देखिए यहाँ पर लिखा है, वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. आपको पता है ना, जो नेचुरल मूवमेंट होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो डिफ्यूजन होती है। They can go into the cells or away from them and out in the air. The direction of diffusion depends upon the environmental conditions and the requirement of the plant. अब ये डिफ्यूज़न की जो डायरेक्शन है, डिफ्यूज़न जो हो रही है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी है और प्लांट क्या रिक्वायर करता है। जैसे कि अगर हम नाइट की बात करें और डे की बात करें, यहाँ से इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, मैंने एक ट्री ड्रॉ किया है और एक तरफ डे है और एक तरफ नाइट है। डे में क्या होता है? डे में बिकॉज सनलाइट है तो प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। फोटोसिंथेसिस हो रही होगी मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बना रहे हैं ग्लूकोज और रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन, राइट? लेकिन प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए, तो साथ में ही रेस्पिरेशन प्रोसेस भी चली होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? वही होता है, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज को और ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। मतलब यहाँ से दो चीज़ें समझ आ रही हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तब तो एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन जब रेस्पिरेशन होती है तो एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलते हैं, राइट? अब क्योंकि सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस का रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर डे टाइम में अगर आप ट्री के पास बैठते हो तो आपको ऑक्सीजन भर के मिलती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है टोटली, क्योंकि रेस्पिरेशन का रेट उस टाइम कम होता है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा हो रही होती है, रेट का मतलब ज़्यादा हो रही होती है फोटोसिंथेसिस एज कम्पेयर टू रेस्पिरेशन, ठीक है? देखो एनर्जी, रेस्पिरेशन क्यों स्लो हो रही होती है? क्योंकि प्लांट को कहीं मूव तो करना नहीं है, ठीक है, कि उनको एनर्जी चाहिए इतनी ज़्यादा, तो एनर्जी भर के स्टोर करके रखते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में और जब चाहिए तो रेस्पिरेशन से वो कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी मिलती है।
अगर हम नाइट की बात करें तो नाइट में क्या होता है, क्योंकि नाइट में सन तो है नहीं, मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो एक प्रोसेस तो है ना जो चल ही रही है, कौन सी? ओनली रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो हो ही रही है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी। क्योंकि रात को पेड़ के पास जाना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बिकॉज प्लांट्स रात को, नाइट को क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दिन में तो सही है बिकॉज दिन में फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, लेकिन रात को तो हो नहीं रही, तो रात को तो सिर्फ रेस्पिरेशन है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती जा रही है। एंड सो इट्स हार्मफुल टू स्लीप अंडर द ट्री ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या एडवाइस है कि रात को पेड़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और हमारा ब्लड ना कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूबल होती है ब्लड में हमारे। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा चक्कर आना या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है, आपको सांस नहीं आएगी प्रॉपरली। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, हमको तो ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो डे में तो वो दोनों रिलीज़ कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन रात को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब शायद आपको यहाँ से समझ आएगा यहाँ पर क्या है। अब देखो एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। यही मैंने बोला कि रात को तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होता है। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, और दिन में फोटोसिंथेसिस होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है। Hence, there is no carbon dioxide release. Instead, oxygen release is the major event at this time. और दूसरा था कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेने में ज़्यादा रिस्पायर करना पड़ता है, ज़्यादा ब्रीथ करना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से जो फिशेज़ हैं वो बहुत फास्ट ब्रीथ करती हैं। तो इसके लिए देखते हैं हम एक्टिविटी 5.6। एक्टिविटी 5.6 में फ़िश को ऑब्ज़र्व करना है। फ़िश अगर जब भी माउथ ओपन करती है फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ब्रीदिंग, तो गिल स्लिट्स क्लोज हो जाते हैं। ऐसे ही अल्टरनेटिव जब होता है, जब माउथ क्लोज हो जाता है तो गिल स्लिट ओपन हो जाते हैं और पर बॉडी में ऑक्सीजन आ जाती है। और जो ब्रीदिंग रेट है वो 90 to 100 टाइम्स है पर मिनट ऑफ द फिश, जबकि ह्यूमंस का 12 to 20 पर मिनट। तो इससे डिफरेंस पता चलता है। एक्टिविटी 5.6 के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो यहाँ पर क्या था, फिशेस के बारे में पूछा था कि नंबर ऑफ़ टाइम्स बताओ फिश कितना बार अपना माउथ ओपन करती है, क्लोज करती है 1 मिनट में, और हमें कंपेयर करना था अपना। तो यहीं से क्लियर हो गया दैट द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो वो फास्ट इसलिए ही ब्रीथ करते हैं क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। अब फिशेज ये करती कैसे हैं? Fishes take in water through their mouths and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. क्या होता है, फिशेस पानी को मुंह से ऑब्वियसली माउथ से लेंगी और उसको गिल्स को फोर्स करती है, गिल्स को पास करती हैं और गिल्स से ब्लड ऑक्सीजन लेके उनके हर सेल में पहुंचा देता है। ठीक है, तो यहाँ से ही समझ आ रहा है कि उनमें सिंगल सर्कुलेशन होती है। आगे चले जब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पर हम डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे। डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन में यही डिफरेंस है। डबल में वो हार्ट से 2 टाइम पास करेगा, लंग्स से और हार्ट, उसमें हार्ट मेन है, हार्ट से 2 टाइम्स पास करता है तो डबल सर्कुलेशन होती है। लेकिन यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होती है, वो डायरेक्टली गिल्स से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो माउथ से गिल्स में जाएगा, गिल्स से पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा या फिर ऑक्सीजन लेके जाएंगे वो। उसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। यस, हम तो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। अब हमारे अंदर क्योंकि ऑर्गन्स बन गए हैं, अब हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे अंदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वही होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, जैसे हमारी बॉडी है।
अमीबा नहीं है ना हम, जो हम दिखते भी नहीं, दिखते हैं ना। और मल्टी सेलुलर का मतलब ही वही होता है, मतलब वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम आ चुके होते हैं, जैसे कि लंग्स हैं। सिस्टम्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पर भी ब्रीदिंग के लिए हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना होता है वो एरिया भी बहुत डेलिकेट होता है। देखो यहाँ पर लिखा है, सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस। कौन सा सरफेस? क्योंकि हर ऑर्गन मॉडिफाइड है ना हमारा, तो वहाँ पर एयर एक्सचेंज करने के लिए भी, गैसेज एक्सचेंज करने के लिए भी एक प्रॉपर जगह है, ठीक है, एक प्रॉपर सरफेस है। एंड दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। अब भी हम देखेंगे वाला सरफेस। सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक केयर इन टू दिस एरिया। ओके, इसका क्या मतलब है? देखो, एक तो जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एयर करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होनी है, वो बहुत डेलिकेट है, ठीक है, फाइन है, मतलब बहुत पतला है, और उसमें ब्लड वेसल्स भर भर की होंगी तभी तो ब्लड लेके जाएंगी। तो वो बहुत ना प्रोटेक्टेड सा सरफेस होता है, ठीक है, और विद इन द बॉडी होता है, बॉडी के बहुत अंदर, ताकि फुल प्रोटेक्शन मिले उसको। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। ये है ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन अंदर आएगी, ठीक है, एयर के थ्रू ही आएगी, एयर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगी और वो जाएगी नेज़ल चेम्बर में, और नेज़ल चेम्बर में होते हैं फाइन हेयर्स और वो म्यूकस की लाइनिंग होती है, ठीक है। अब हेयर्स क्यों होते हैं नेज़ल चेम्बर में या नोज़ में? हेयर क्यों होते हैं? ताकि एयर फिल्टर हो, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए। उसके बाद कोई डस्ट पार्टिकल्स है तो वहाँ से एयर, वैसी एयर अंदर जाएगी तो हार्म करेगी, इसलिए नोज़ में या नेज़ल चेम्बर में फाइन हेयर्स होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं। उसके बाद है फेरिंग्स। अब जो एयर है वो या फिर ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन एंटर कर गई है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है मैम? फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ पर आपकी एयर पाइप और फूड पाइप होती है, उस पोर्शन को फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स से जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स है वॉइस बॉक्स, जहाँ से आप बात करते हो, जहाँ से मैं बोल रही हूँ, सो लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स से जाता है ऑक्सीजन ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया है विंड पाइप, ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप दो चीज़ें बोली ना, तो ये विंड पाइप है क्योंकि विंड पाइप में ही ऑक्सीजन जाएगी। तो लैरिंग्स के बाद एंटर करती है ऑक्सीजन ट्रैकिया में। ट्रैकिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, और इसका फंक्शन भी पूछा जाता है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होती हैं? टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज, ठीक है, ताकि एयर पैसेज कोलैप्स ना कर जाए। तो ट्रैकिया में होती हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, मतलब कार्टिलेज की रिंग्स बनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया से डिवाइड करता है आपका जो पोर्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो लेफ्ट और राइट लंग में जाता है। मतलब ट्रैकिया डिवाइड करता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में, सॉरी, ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में। देखिए यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया से ये गया लेफ्ट ब्रोंकाई और ये गया राइट ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकी या ब्रोंकाई भी डिवाइड करता है ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो, ये ब्रोंकाई अंदर गया। अब ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई और ये टर्शरी ब्रोंकाई। जैसे ब्रांचेस नहीं निकलती थी कि एक से दूसरी निकली और दूसरी से तीसरी निकली, तो ये जो तीसरी निकली ना, ये जो टर्शरी ब्रोंकाई है, इसी को ही ब्रोंकियोल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, लेकिन ब्रोंकियोल्स में नहीं होती। तो ब्रोंकियोल्स में क्या होता है फिर? ब्रोंकियोल्स में कुछ नहीं होता, ब्रोंकियोल्स में होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ एल्वियोलाई। एल्वियोली या एल्वियोलाई, आप कैसे भी प्रोनाउंस करिए। ये क्या होता है? ये है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं होता है
और यहाँ ही है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, तो यहाँ से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। और एल्वियोला ही है जो आपका डेलिकेट और फाइन स्ट्रक्चर था और जो विद इन द बॉडी था, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार वापिस से देख लो, ट्रैकिया लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड करा, मतलब कि एक राइट लंग में गया, एक लेफ्ट लंग में गया। उसके बाद वो और डिवाइड करा, प्राइमरी ब्रोंकाई बना, सेकेंडरी ब्रोंकाई बना और टर्शरी ब्रोंकाई बना। ये जो टर्शरी ब्रोंकाई है इस पर ही इसको ब्रोंकियोल बोलते हैं और इस पर ही एल्वियोलीज होती हैं, ठीक है। और एल्वियोलीज आपके डायरेक्टली ब्लड से कांटेक्ट करती है, तो फिर ब्लड हीमोग्लोबिन से आपके ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाता है, पूरी बॉडी सेल्स में लेके जाता है, ठीक है। तो ये इतना इजी है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो साथ में ही याद हो गया होगा। अच्छा, अब चलते हैं इसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। अब ये जो हम ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस चलती है ना, इसमें भी 3 चीज़ें हैं, जैसे कि डायफ्राम है, यहाँ पर लिखा है चेस्ट कैविटी, डायफ्राम और रिब्स। ये कैसे बिहेव करते हैं जब हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो ये आपको वीडियो से समझ आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए वीडियो देखते हैं। वीडियो से देखते हैं। ये है डायफ्राम जो लंग्स के नीचे है। ओके, तो जब भी हम ब्रीद इन करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिब्स लिफ्ट अप होते हैं और चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है, राइट। और उसका उल्टा जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, रिब्स इनवर्ड्स और चेस्ट कैविटी नॉर्मल हो जाती है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है। क्या बोला है कि लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, ठीक है। मतलब लंग्स में पहले से एयर रिजर्व है, ठीक है, जहाँ जिससे कि ऑक्सीजन सफिशिएंट टाइम पे ऑब्जर्व भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होती है। इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें सफिशिएंट टाइम है ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने के लिए। क्यों? बिकॉज द लंग्स कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। उसके बाद अब ये कौन लेके जाता है, तो वही बात आ गई, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी डिफ्यूज़न नहीं कर सकती, ठीक है। डिफ्यूज़न में क्या होना चाहिए, सारे बॉडी सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में होने चाहिए, लेकिन हमारे तो बहुत प्रोटेक्टेड है अंदर जाके। तो ये प्रोटेक्शन है ही इसलिए क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं हम, ठीक है। इसी वजह से ऑर्गन सिस्टम क्योंकि डेवलप हो चुका है, तो डायरेक्टली सारे सेल्स तो बॉडी के बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। तो अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो उनमें तो चलो डिफ्यूज़न होती है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर डिफ्यूज़न नहीं होती। हमारे अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को लेके जाता है हर बॉडी सेल में, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है, when the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. Instead, respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. तो कौन फंक्शन करता है हमारा, ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ आवर बॉडी इज हीमोग्लोबिन। यस, यहाँ पर देखो, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, सेल के अंदर जा ही नहीं सकती, और ना फिर ना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और फिर होगी डेफिशिएंसी, वीकनेस, क्योंकि एनर्जी ही रिलीज नहीं होगी। और ये पिगमेंट होता कहाँ है, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कैप्सूल्स या फिर आरबीसीज बोलते हैं जिसको हम, ब्लड में होता है, मतलब ब्लड में भी कहाँ, आरबीसीज के पास। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर में सॉल्यूबल है, मतलब ब्लड में ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू जो हम एक्सहेल करते हैं,
वो ब्लड में ही डिज़ोल्व होके होती है, लेकिन ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन के लिए एक स्पेशली पिगमेंट है हमारी बॉडी में विच इज़ हीमोग्लोबिन। ओके, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, इफ़ द एल्व्यूलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, एल्व्यूलाई जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगर उसको खोला जाए, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर मैं आपको बोल रही थी, इफ़ द एल्व्यूलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर आउट 80 मीटर स्क्वायर, इतना ज़्यादा कवर कर सकता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस। पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 1, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? Answer: since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organisms. Therefore, unlike aquatic animals, terrestrial animals do not have to show various adaptations for better gaseous exchange. Question number 2. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in the various organisms? Answer: glucose is first broken down in cell cytoplasm into a 3-carbon molecule called pyruvate. Pyruvate is further broken down in the following ways to provide energy. As you can see, glucose, which is 6-carbon molecule in cytoplasm, is broken down into pyruvate, which is 3-carbon molecule, and energy is released. And in absence of oxygen in yeast, it converted into ethanol, which is 2-carbon molecule, carbon dioxide, and energy. And in the lack of oxygen in our muscle cells, it is converted into lactic acid and energy. Lactic acid is 3-carbon molecule. And in presence of oxygen in mitochondria, it is converted into carbon dioxide, water, and energy. Question number 3. How is oxygen and carbon dioxide transported in human beings? Answer: hemoglobin transports oxygen molecule to all the body cells for cellular respiration. The hemoglobin pigment present in the blood gets attached to oxygen molecules that are obtained from breathing. It thus forms oxyhemoglobin and the blood becomes oxygenated. This oxygenated blood is then distributed to all the body cells by the heart. After giving away oxygen to the body cells, blood takes carbon dioxide, which is the end product of cellular respiration. Now the blood becomes deoxygenated. Since hemoglobin pigment has less affinity for carbon dioxide is mainly transported in the dissolved form. This deoxygenated blood gives carbon dioxide to lung alveoli and takes oxygen in return. Last question, question number 4. How are the lungs designed in human beings to maximize the area for exchange of gases? Answer: the exchange of gases takes place between the blood capillaries that surround the alveoli and the gases present in the alveoli. Thus, alveoli are the site for exchange of gases. The lungs get filled up with air during the process of inhalation as ribs are lifted up and diaphragm is flattened. The air that is rushed inside the lungs fills the numerous alveoli present in the lungs. Each lung contains 300 to 350 million alveoli. These numerous alveoli increase the surface area for gaseous exchange, making the process of respiration more efficient.